Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum and a very warm welcome to you on this channel. My name is Ms. Sadia Raza and I am working as lecturer in BAM PECHS Government College for Women Karachi. This video has been prepared under the guidance and leadership of our respected principal Madam Rukhsana Baloch and keeping in view the requirement of our BCom students. The subject we have selected is Economic Development of Pakistan. The students may refer to the recommended reading resources, paper pattern and course outline according to the guidance given by University of Karachi. There is a famous quotation according to which the discovery of agriculture was the first big step towards civilization. Therefore, the best way to start this subject is to start with Agriculture Development of Pakistan, Agriculture Credit and Marketing. अब फार्मिंग और एग्रीकल्चर की डिटेल्स को हम डिस्कस करते हैं. Whenever we talk about size of a farm, that is चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, फार्मिंग को अकॉर्डिंग टू साइज़ और इन्वेस्टमेंट आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड नंबर 2 इज़ कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो आपके फार्म का साइज़ होता है वो स्मॉल टू मीडियम साइज़ होता है और उस पर जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ चल रही होती है वो फार्मर अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए करता है. उससे कोई रेवेन्यू या सच जनरेट नहीं होता. ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है क्योंकि पाकिस्तान में पावर्टी लाइन जो है वो काफ़ी हमारी एक्सटेंडेड है. तो बहुत सारे फार्मर्स जो है उनकी लैंड होल्डिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो कमर्शियल फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकें. तो अगर वो अपनी फैमिली की नीड्स को ही पूरा कर लें तो ये भी उनके लिए बहुत सफिशेंट हो जाता है. इसका ऑपोजिट है कमर्शियल फार्मिंग. As the name shows, it is exclusively conducted for the purpose of generating profits. ये बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड होती है, इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. फार्म का साइज़ बहुत बड़ा होता है, फार्म का जो आउटपुट होता है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है. तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज हो गई अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द फार्म. अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ एग्रीकल्चर पे. So according to nature, farming can be distributed into 2 broad categories. Number 1 is arable farming, जो कि प्लांट बेस्ड फार्मिंग है जिसमें प्लांट की बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं. नंबर 2 इज़ पेस्टोरल फार्मिंग, जो कि एनिमल रेयरिंग जो है उसमें इन्वॉल्व होती है और एनिमल्स इसमें किसी भी तरह के हो सकते हैं. इसमें बर्ड्स भी आ सकती हैं, इसमें मैमल्स भी हो सकते हैं, इसमें फ़िशेस भी हो सकती हैं. ओके, सो एरेबल फार्मिंग की जो कैटेगरीज आपके सामने आ रही हैं, इसमें नंबर 1 है फूड ग्रेन्स, सीरियल्स और क्रॉप फार्मिंग. आपकी फूड क्रॉप भी हो सकती है, कैश क्रॉप भी हो सकती है. फूड क्रॉप आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं और कैश क्रॉप से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं. नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो फार्मिंग की है अपार्ट फ्रॉम सीरियल्स फार्मिंग इज़ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जो बेसिक डिफरेंस है वही कि एग्रीकल्चर जब आप कमर्शियल बेसिस पे करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बहुत एक्सटेंसिव हो सकता है, प्लॉट का एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है. बट हॉर्टिकल्चर में बाज़ दफ़ा प्लॉट एरिया बहुत ज़्यादा नहीं होता और जो भी प्लांट बेस्ड फार्मिंग की जाती है वो लिमिटेड साइज़ पे या मीडियम साइज़ प्लॉट पे की जाती है, इनक्लोज्ड स्पेसेस में की जाती है. हॉर्टिकल्चर के हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जिसमें नंबर 1 है ओलेरिकल्चर, जो कि बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कमर्शियल वेजिटेबल गार्डनिंग. वेजिटेबल की जो गार्डनिंग की जाती है दिस इज़ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. देन उसके पास जो हमारे पास है वो है स्पाइसेस और हर्ब्स फार्मिंग. स्पाइसेस और हर्ब्स की भी जो कल्टीवेशन की जाती है वो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं की जाती. इट यूजली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल कल्टीवेशन. उसके बाद फ्रूट्स और नट ऑर्चर्ड्स भी होते हैं हमारे पास. फ्लोरिकल्चर जो है फ्लावर्स की फार्मिंग, जैसे कि पाकिस्तान में आप पेशावर के बारे में आपने सुना होगा, उसको कहा जाता है द सिटी ऑफ फ्लावर्स. तो फ्लोरिकल्चर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. एंड देन द लास्ट इज़ फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री में हमारे पास नेचुरल फॉरेस्ट भी होते हैं और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी होते हैं. तो ये जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं ऑल दीज फार्मिंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर एरेबल फार्मिंग. नंबर 2 इज़ पेस्टोरल फार्मिंग विच इज़ एनिमल बेस्ड फार्मिंग. नंबर 1 इज़ कैटल, लाइव स्टॉक फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री. इसमें वो सारे हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज़, बफलोज़, शीप्स, कैमल्स एट्सेट्रा, जिसकी फार्मिंग की जाती है. और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 और सेफली स्पीकिंग वन ऑफ द टॉप 15 कैटल फार्मिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है इसमें. पाकिस्तान की कैटल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है उसकी गुंजाइश भी मौजूद है.
Number two is dairy farming. Dairy farming and cattle farming are closely associated because obviously जब हमारे पास कैटल होगा हर तरह का तो हमें उससे मिल्क जो है वो मिलेगा, और जब मिल्क होगा तो आप उससे डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में बेसिकली आपके पास जो रॉ मटेरियल मिल्क के फॉर्म में आता है, आप उसकी डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बटर और क्लैरिफाइड बटर और चीज़ एट्सेट्रा, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं। साथ साथ हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ रिलेटेड टू एडिबल बर्ड्स फार्मिंग। एडिबल बर्ड्स में हमारे पास हैन है, डक्स हैं और कुछ दूसरी ऐसी बर्ड्स हैं कि जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जब ये एक पुराना ट्रेडिशन है कि जब आपके पास एक कल्टिवेबल लैंड होती है, उस पर आप कल्टिवेशन भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप वहाँ पे कुछ एनिमल्स जो हैं उसको भी अपने साथ वहाँ पे रख लेते हैं। तो एनिमल्स की जो फीड आती है वो हमारे पास उस कल्टिवेबल लैंड से आ जाती है। फिर एनिमल से जब हमारे पास मिल्क आता है तो उस मिल्क से हम बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये भी पॉसिबल होता है कि आपके पास इतनी स्पेस हो तो वहाँ पे आप चिकन्स भी रख लें, तो वहाँ से आपको एग भी मिल जाता है, चिकन भी मिल जाती है, दूसरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग भी एनिमल बेस्ड फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये फ़िश फार्मिंग और एक्वाकल्चर। ये भी एक बहुत पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया है। फ़िश फार्मिंग, एक्वाकल्चर वहाँ प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे या तो आपके कोस्टल एरियाज़ हों, और अगर कोस्टल एरियाज़ या सी वाटर फिशेस ना हो तो अगर आपके पास वहाँ पे रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, तो वहाँ पे आप फ़िश फार्मिंग या एक्वाकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश की ब्रीड जो है, फ़िश बेबीज़ वहाँ पे रेडली अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली कराची में, पंजाब में ये काम होता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो है एपीकल्चर और बी कीपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक हनी की वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है, और लोग इस पे प्राइस पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, बट ऑर्गेनिक हनी जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में लिमिटेड स्केल पे बी कीपिंग और एपीकल्चर भी हो रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद ज़रूरत है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि हमें ऑर्गेनिक ही हनी जो है वो इंपोर्ट ना करना पड़े, और हम लोकली प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करें और अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। उसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है इट इज़ सेरीकल्चर और सिल्क वॉर्म फार्मिंग। वेल दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर हम सिल्क वॉर्म फार्मिंग की हिस्ट्री पे जाएं तो ये जो है चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, और उसके बाद जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है स्प्रेड हुआ है। पाकिस्तान में लिमिटेड स्केल पे हमारे कंट्री वाइड सारे प्रोविंसेस में सिल्क वॉर्म फार्मिंग की जा रही है, लेकिन इसका स्केल भी लिमिटेड है। यहाँ पे भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट करे ताकि जो है एक अच्छी क्वालिटी सिल्क जो है वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो और हम उसको ख़ुद भी कंज्यूम करें और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। सो दिस इज़ द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग एंड पेस्टोरल फार्मिंग। Now let's discuss role, importance and significance of agriculture sector of Pakistan. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। Pakistan is very lucky to have extensive fertile land all over Pakistan in Upper Indus Plain as well as Lower Indus Plain. Upper Indus Plain is located in Punjab and Lower Indus Plain is located in Sindh. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, इस वक्त पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो है 18.5%। ये लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इससे पहले जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो इससे भी ज़्यादा होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली हमारे फार्म इनपुट्स में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आया है, तो हमारा जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन जो है उसमें भी थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड आ गया है। लेकिन एनीवेज इम्पॉर्टेंस है और इम्पॉर्टेंस रहेगी एज़ लॉन्ग एज़ कि हम अपनी लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करें और दूसरे फार्म इनपुट्स का ख्याल रखें। सेकंड पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड वाइड 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है अब बन चुका है। पहले 6 नंबर पे होता था, अब अपग्रेड होकर हमारी पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस अब हमारी 220 मिलियन अप्रॉक्स की जो पॉपुलेशन है उस पर हम वर्ल्ड वाइड नंबर 5 पे आ गए, और अमंग इस्लामिक कंट्रीज़ हम इस वक्त नंबर 2 पे हैं आफ्टर इंडोनेशिया। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना इज़ नॉट अ जोक। तो पाकिस्तान अगेन बहुत ब्लेस्ड है कि हमारी जितनी बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो जितनी भी स्टेपल फूड है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, चाहे वो वीट हो, राइस हो, लेंटल्स हों, पल्सेस हों या दूसरी ग्रेन्स हों, शुगर केन हो,
स्पाइसेस हों, हर्ब्स हों, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में रेडीली अवेलेबल हैं। हमें उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, एक्सेप्ट किए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं कि जब हमारी कोई क्रॉप ख़राब हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें इमरजेंसी में टोमेटोज़ को बाज़ दफ़ा इंपोर्ट करना पड़ता है, अनियंस इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ वी आर सेल्फ सफिशेंट इन फूड प्रोडक्शन। और ये एक बहुत बड़ा एज है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ जिनके पास ये लैंड फर्टिलिटी नहीं है, उनके जो फूड इंपोर्ट्स का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जांपल ले सकते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। अल्लाह ताला ने उनको ऑयल की वेल्थ तो दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फर्टाइल लैंड नहीं दी है, तो उनका जो बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल होता है वो फूड की परचेजिंग पे जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ब्लेसिंग है जो कि पाकिस्तान के पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ सफिशेंसी इन फूड प्रोडक्शन। नंबर 3 जो है वो है आर एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बिगेस्ट रॉ मटेरियल सप्लायर टुवर्ड्स प्राइमरी इंडस्ट्री। वैसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस कर लें कि इंडस्ट्रीज़ की क्या टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जो होती है वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल सप्लायर होती है, जिसमें एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फ़िशिंग है, माइनिंग है, क्वायरिंग है, ये सारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, जो कि बेसिकली वैल्यू एडेड इंडस्ट्री होती है, जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसकी फॉर्म को चेंज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और उसमें वैल्यू एडिशन करती है। और थर्ड इंडस्ट्री जो होती है वो होती है टर्टियरी इंडस्ट्री और सपोर्ट इंडस्ट्री, जो कि ना तो कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, ना उसको प्रोड्यूस करती है, ना उसको प्रोसेस करती है, बल्कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, जिसमें हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लीगल कंसल्टेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं। ये हमारे सारे के सारे टर्टियरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। तो चूँकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एम्पल क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मौजूद है जो कि हम अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। और वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो कि इस रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं और इसको फर्दर इसमें वैल्यू एडिशन करती हैं, वो बहुत फ्लरिश कर रही हैं पाकिस्तान में। जिसमें से कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो है लाइक टेक्सटाइल स्पिनिंग, वीविंग, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट, शुगर इंडस्ट्री, लेदर एंड टैनरीज़ है, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, पेपर एंड बोर्ड। ये इतनी इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में चल रही हैं और कई हमारी अच्छी कंपनीज़ काम कर रही हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में, इनका रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो हमारा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये और बात है कि कभी कुछ इनपुट्स हमें इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, बट बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास लोकली अवेलेबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद एक और जो इसका एक सिग्निफिकेंट एरिया है वो है बायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। जिस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल पे, बिल्कुल इसी तरह से जब उनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होती हैं तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इसको बाय बैक भी कर रहा होता है। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सप्लायर भी हैं और साथ साथ बायर भी हैं। तो हमारी कुछ ऐसी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जिसकी प्रोडक्ट्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बाय भी करता है, उसमें से हमारी कुछ एग्रीकल्चर मशीनरीज़ हैं जो कि लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके अलावा टूल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, हमारा बैंक्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर है जिसकी फाइनेंशियल सर्विसेज को हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अवेल करता है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर है जिसकी सर्विसेज को जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका बायर है। ऑटोमोबाइल असेंबलिंग इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ साइमल्टेनियसली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एक और हमारे पास जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बिगेस्ट एम्प्लॉयर। ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की है तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो है वो भी हमारा यही एग्रीकल्चर सेक्टर है। एट प्रेजेंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अराउंड 38.5 to 40% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट फ़ोर्स को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जितना हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे हम ब्लेस्ड हैं और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो कि सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं वो ये कि हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स।
तो यहाँ पे भी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसका ऑलमोस्ट 65 to 70% जो है वो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बेस करता है। ज़्यादातर हम कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा हमारे कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ हमारे प्रोसेस्ड फूड है, कुछ दूसरी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर की बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा के जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं और हमेशा से अर्न करते आए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और इसमें मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। उसके बाद सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, फूड प्रोवाइडर है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, तो ऑब्वियसली ये सेक्टर जो है हमारे लिए नेशनल इनकम भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका जो है एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हमारी टैक्सेस की तरफ भी जाता है। ये सेक्टर जो है वो टैक्सेस भी पे कर सकता है। ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है कि सेक्टर जो है प्रॉपर्ली टैक्सड है या नहीं है, लेकिन अगर इस सेक्टर को प्रॉपर्ली टैक्स किया जाए, टैक्स नेट में लेकर आया जाए, तो हमारे बहुत सारे जो रेवेन्यूज़ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। उसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। तो जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी, आप उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वैल्यू एडिशन करके उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसको लोकली कंज्यूम करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो कंट्री के टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसमें मज़ीद आप देखें तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आता है, और हमारे सब्जेक्ट का नाम ही यही है, पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और मज़ीद इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर हम उन प्रॉब्लम एरियाज़ को जो है लुक आफ्टर करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी और इंक्रीज़ हो सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर प्रॉब्लम एरियाज़ जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर शायद उस जगह पे नहीं है जहां उसको होना चाहिए, और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो भी जो है स्लाइटली हमारा ड्रॉप हो चुका है। नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड रिसोर्सेज। ये एक बहुत ग्रेव इशू है, क्योंकि पाकिस्तान का जितना भी कवर्ड एरिया है उसमें हमें अच्छा खासा जो है वो कल्टिवेबल लैंड एरिया अवेलेबल है, लेकिन जितना आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट हमारा है नहीं। अगर हम वर्ल्ड जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट का रेशो ऑलमोस्ट 1:4 का बनता है, कि अगर कोई दूसरा कंट्री अगर 4 टाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसका 1 टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके बावजूद कि हम एग्रेरियन कंट्री और हमारा आउटपुट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। तो उसकी रीज़न ये है कि हम अपने कल्टिवेबल लैंड एरिया को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। हमारा जो लैंड एरिया है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 80 मिलियन हेक्टर्स लैंड है तो हम हार्डली उसका 22 मिलियन हेक्टर्स जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम 50% एरिया को भी कल्टिवेशन में इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आप खुद सोचते हैं कि हमारी फिर आउटपुट इतना नहीं होगा, और जब आउटपुट नहीं होगा तो ऑब्वियसली जीडीपी कंट्रीब्यूशन में उसका रोल भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ड्रॉप हो जाएंगी, और बाकी सारे फैक्टर्स भी लोअर साइड पे चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टोटल कल्टिवेबल एरिया को जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें उसकी। अच्छा, इसकी एक और वजह जो है जो कि ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्रिएट हुई है प्रॉब्लम, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे वेदर पैटर्न्स बहुत चेंज हो चुके हैं। हमारी और रबी और ख़रीफ क्रॉप्स जो हैं, जो इनके सीजन्स हुआ करते थे, उसमें थोड़ा बहुत जो है वेरिएशंस आ गई हैं। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हमें रेनफॉल की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो है ड्राउट लाइक सिचुएशन आ जाती है। और जब हम चाह रहे होते हैं कि नहीं अब जो है यहाँ पे रेनफॉल हमें नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल आ जाती है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब वीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो रेनफॉल हो जाती है और वीट की क्रॉप ख़राब हो जाती है। रिसेंटली पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड वाइड। रिसेंटली लोकस्ट जो है ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करने लगी है। हमारी पूरी रेडी क्रॉप होती है और लोकस्ट आके उस क्रॉप को पूरा का पूरा ख़राब कर देती है।
और ये जो भी रीज़न्स हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और इरेटिक रेनफॉल का मतलब होता है कि रेनफॉल का पैटर्न जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। पहले रेनफॉल की सीजन्स हुआ करते थे, अब जिन सीजन्स में रेनफॉल नहीं होनी चाहिए उस सीज़न में भी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और हमारा अच्छा खासा आउटपुट जो है वो बाज़ दफ़ा वेस्ट हो जाता है। फिर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड हम वाटर क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट वाटर क्राइसिस की तरफ आ चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी काफ़ी हो रहा है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो कि इंडिपेंडेंस के वक्त जो कि बनी हुई थी, उसके बाद इस पे काम तो हुआ है, लेकिन जितना एक्सटेंसिव इरिगेशन पे काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। उसके अलावा जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, चूँकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर जितना भी अवेलेबल है, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, जितने भी हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज या मरीन वाटर हो, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के साथ साथ इसका एक साइमल्टेनियस इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो है उसकी भी डिमांड बढ़ रही है वाटर की। इंडस्ट्रियल यूज़, कमर्शियल यूज़ एंड डोमेस्टिक यूज़, जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, इंडस्ट्रियल की डिमांड, इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल एरिया और डोमेस्टिक वाटर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है और उसकी वजह से पानी जो है उसके रिज़र्व्स में काफ़ी कमी आ रही है। प्लस ये कि हमारे पास इनएडिक्वेट वाटर कंजर्वेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम भी है। जितनी पाकिस्तान की जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उतने हमारे पास डैम्स एंड बराजेस नहीं हैं। अगर पाकिस्तान अपना कंपैरिजन चाइना से करे या इंडिया से करे तो उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने पाकिस्तान के पास नहीं हैं। रिसेंटली एक कैंपेन जो है वो लॉन्च हुई थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आमीर भाषा डैम। तो वो जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी अंडर कंसिडरेशन है। कब वो फुली मटीरियलाइज़ होता है ये तो बात की बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी जो है ये एक पुरानी प्रॉब्लम है कि अगर हम अपनी लैंड होल्डिंग्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे तो वाटर लॉगिंग, जब पानी जो है वो एक जगह जमा हो जाता है या पानी जो है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत बढ़ जाता है तो फिर वो कल्टिवेबल नहीं रहता, वो लैंड होते हुए भी हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को भी केटर करने के लिए गवर्नमेंट काम करती रहती है, लेकिन ये कि फुल एफिशिएंसी पे अगर किसी चीज़ को लिया जाए तो फिर उसकी रिज़ल्ट्स बेहतर आ सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ फार्म इनपुट्स, हमारे फार्म इनपुट्स में जो कुछ चीज़ें होती हैं वो है बेटर क्वालिटी सीड्स, गुड क्वालिटी फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी डेट इज़ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लस आईटी सपोर्ट। अगर ये सारे फार्म इनपुट्स अवेलेबल हो हमारे फार्मर्स को, चाहे वो स्मॉल स्केल फार्मर हो, मीडियम स्केल फार्मर हो या वो कमर्शियल फार्मर हो, तो जितने फार्म इनपुट्स अवेलेबल होंगे आसानी से एट अफोर्डेबल प्राइसेस, उतना ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक इरेटिक पैटर्न है। जो हमारा कमर्शियल फार्मर है जो कि लार्ज स्केल फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दे कैन अफोर्ड टू टेक एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन हमारे जो सबसिस्टेंस फार्मर है वो अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग से ही निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको जो है वो फर्टिलाइज़र का जो बैग है वो भी एक्सपेंसिव मिलता है, उसके लिए सीड्स भी एक्सपेंसिव हैं, उसके लिए रेनफॉल का पैटर्न भी इरेटिक है, उसके एरिया में, उसके गांव में जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी ठीक तरह से नहीं है। तो इसकी वजह से वो अपने विशियस सर्कल से निकल नहीं पा रहा कि वो अपने फार्मिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा एक्सपैंड कर सके। तो ये हमारे जो फार्म इनपुट्स हैं, अगर ये भी गवर्नमेंट इसमें भी सपोर्ट करे, वैसे हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से ट्राई करती है, लेकिन शायद पॉलिसीज़ की इनकन्सिस्टेंसी है या जो भी रीज़न है कि ये इसका जो बेनिफिट है वो हमारे फार्मर को बाज़ दफ़ा पहुंच नहीं पाता, स्पेशली हमारे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल फार्मर। उसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द स्मॉल स्केल फार्मर इज़ अ बिग इशू, क्योंकि जो हमारे मैकेनाइज्ड फार्मर्स हैं, लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उनको जो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो बहुत आराम से मिल जाता है। उनको सीजनल क्रेडिट्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस उनको मिल जाता है जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। और उसमें हमारे डिफरेंट बैंक्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक
ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हमारे दूसरे बैंक्स हैं। लेकिन जो हमारा स्मॉल स्केल फार्मर है वो ये जो बैंकिंग चैनल की जो डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको इतना पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्रेडिट उसके पास अवेलेबल नहीं होता कि वो फार्म इनपुट्स को परचेज़ कर सके और उसको अपने फार्म में यूटिलाइज़ कर सके। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि ये जो नेट है, क्रेडिट का जो नेट है, इसको एक्सपैंड किया जाए और जो हमारे स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनको अप्रोच करके उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ करें और अपनी फार्मिंग के स्केल को इंक्रीज़ कर सकें। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, यहाँ पे भी हमारे जो प्रॉब्लम आती है वो स्मॉल फार्मर को ही आती है। वो एरियाज़ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, रोड्स नहीं हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं हैं, यूटिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर कोई फार्म इनपुट हमारा आता भी है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन एक प्रॉब्लम बन जाती है कि इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करें, उसको कैसे स्टोर करें। बाज़ दफ़ा हमारी अच्छी खासी जो क्रॉप्स होती हैं प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से जो है वो वेस्ट हो जाती हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो भी वो वेस्ट हो जाती हैं। जब उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का इतना टाइम नहीं होता तो वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अपना एग्रीकल्चर आउटपुट जो है उसको आगे जो सप्लाई चेन है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान में, लेकिन मज़ीद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इम्प्रूवमेंट होगी तो हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनको बहुत सारी आसानियाँ होंगी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट जो है उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करें। वर्ल्ड वाइड जो हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं मार्केटिंग होती है, बिल्कुल होती है। लाइक हमारा सिंध में जो हमारा मीरपुर ख़ास रीजन है ये अपनी मैंगो की प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो हमारी यहाँ की जो कम्युनिटी है ये अपने मैंगोज़ की मार्केटिंग प्रॉपर करते हैं। हमारे सिट्रस फ्रूट्स की मार्केटिंग होती है। हमारे कोयटा बलूचिस्तान साइड पे जो एप्रिकॉट्स हैं, प्लम हैं, ये दूसरी बेरीज़ हैं, उनके लिए भी अच्छी मार्केटिंग होती है। लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर कल्चरल आउटपुट को जो है उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसको हम ऑफ सीज़न जो है उसको स्टोर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इम्प्रूव कर सकता है। जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली वाटर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट आर द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी एंड व्हाट आर सम ऑफ द ग्रे एरियाज़। इस स्लाइड में हम ज़रा ये देखेंगे कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स और प्लस हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कलेक्टिवली ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं जिनको अप्लाई करके हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो रेगुलेट कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, जो कि हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पॉलिसीज़ डिवाइस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उससे रिलेटेड जो है पूरी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, हायरिंग करते हैं और सारी प्लानिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है जो सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि कौन सी सीड्स डेवलप की जाएं, कौन सा फर्टिलाइज़र होना चाहिए, कौन से इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हमारी क्रॉप्स को और हमारी क्लाइमेट को सूट करते हैं, कौन सी मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकती हैं। ये सारी रिसर्च हमारी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कर रही है। प्लस हमारी बहुत से ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हैं डिग्री लेवल पे भी जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को प्रिपेयर कर रही हैं, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर जोन में काम कर रहे हैं। शायद ये यूनिवर्सिटीज़ आपको कराची में ना मिलें, कुछ हमारे जो बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ ना मिले। इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है उससे कनेक्टेड जो है वो सप्लाई चेन मौजूद है, वहाँ ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और डिफरेंट एरियाज़ पे फार्म इनपुट्स पे रिसर्च भी कर रही हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रही हैं। सेकेंडली ये कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी जो है वो अनाउंस की है फार्म मशीनरी पे, और होपफुली फार्मर्स इस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फार्मिंग को मैकेनाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे ताकि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव करे। उसके अलावा सर्टिफाइड एंड टेस्टेड सीड्स, नेशनल ऑयल सीड्स एनहांसमेंट प्रोग्राम,
ये भी जो है पैरेलल जो है हमारी न्यू गवर्नमेंट जो है उसने स्टार्ट किया है और इस पे काम हो रहा है कि बेहतर से बेहतर वैरायटी जो है वो सीड्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लेकर आएँ, हाइब्रिड वैरायटीज़ लेकर आएँ, ताकि हमारे आउटपुट भी इम्प्रूव हो और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। उसके अलावा जो है जहाँ वाटर का जो इशू है वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि दियामीर भाषा डैम जो है और कुछ दूसरे मिनी एंड स्मॉल साइज़ डैम्स जो हैं उस पे काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ काम अभी पेपर वर्क अंडर डॉक्यूमेंटेशन में है, कुछ प्लानिंग फ़ेज़ में है, कुछ की जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो लेट्स होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आने वाले दिनों में जो है हमारा जो वाटर रिसोर्स जो है ये इतना सफिशेंट होगा कि हमें अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा अगर हम अपनी पेस्टोरल फार्मिंग का एरिया देखें तो वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग, केज फ़िश कल्चर, ट्राउट फार्मिंग इन द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं और इसके लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफ़र कर रहे हैं ताकि हमारे जो एक्वा कल्चर है वो भी इम्प्रूव करे और हम अपनी मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी एक्सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा जो है पेस्टोरल फार्मिंग का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है पोल्ट्री फार्मिंग। तो बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोग्राम जो है ये भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये इनकी डिटेल्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, ये अभी प्लानिंग फ़ेज़ में है। इस पूरे ये जो गवर्नमेंट हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब तक ये अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, इनका प्लान है कि इसको डिफरेंट फ़ेज़ में स्टेप वाइज लेकर आगे जाएंगे। तो जैसे रीसेंट गवर्नमेंट ने जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी इंट्रोड्यूस करवाए, जवान प्रोग्राम, लोन स्कीम है, या दूसरी स्कीम्स हैं, एहसास प्रोग्राम है, या दूसरा जो है वो हेल्थ कार्ड्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इनका ये प्लान है कि ये वाले जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट जो फ्यूचर प्लान्स हैं इनके, इसको भी स्टेप बाय स्टेप लेकर आगे जाएंगे और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे कि वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करें। उसके अलावा जहाँ तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ताल्लुक़ है तो एक ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है जो कि हर साल जो है अरेंज की जाती है इन द हार्ट ऑफ पंजाब, द कैपिटल ऑफ पंजाब लाहौर। और इसमें जो कोलैबोरेट करते हैं वो हमारा जो है डॉन पाकिस्तान फूड एंड एग्री एक्सपो जो है, डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स वाले वो इसमें कोलैबोरेट करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोलैबोरेट करती है। और ये एक एक्सपो जो है, एक एग्ज़िबिशन हर साल लाहौर में अरेंज किया जाता है जहाँ पे सारे जो है एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है, लोकल प्लेयर्स भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, कि वो पाकिस्तान में आएँ और लाहौर में अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, चाहे वो उनकी मैकेनाइज्ड मशीनरी हो, चाहे उनकी कोई केमिकल टेक्नोलॉजी हो, या वाटर से रिलेटेड कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि वाटर की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, या कोई बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई इम्प्रूव्ड सीड्स हों, या कोई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जिसके थ्रू जो है हमारे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी इनवाइट किया जाता है कि वो आएँ और अंडर वन रूफ अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें। फार्मिंग कम्युनिटी को इन्वाइट किया जाता है कि वो आएँ, उस एग्ज़िबिशन को अटेंड करें, अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, ताकि हमारे लोकल बायर्स और इंटरनेशनल बायर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो और हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन मिले। और इसके लिए वो हर साल एक स्पेशल सप्लीमेंट भी प्रिंट करते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि ये एक्टिविटी जो है, ये जो डॉन पाकिस्तान एग्रीकल्चर एक्सपो होता है, ये हर साल जो है वो अप्रैल टू जून के बिटवीन ये अरेंज किया जाता है। तो मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को इनका जो सप्लीमेंट है वो रेफ़र करती हूँ कि उसको रीड करें ताकि उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो आप लोग भी अगर सुनने वाले हैं तो जब भी ये एग्ज़िबिशन हो मार्च और अप्रैल के बीच में, तो न्यूज़पेपर्स और मीडिया जो है उसको फॉलो करें और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर गैदर करें, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे नॉलेज आपकी बहुत बढ़ेगी। उसके अलावा जो है हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ जो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और इसमें बल्कि हम सिंध गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन इन्हीं दो रीजन्स में है। तो इन सब ने अपने जॉइंट कोलैबोरेशन से कनेक्टेड एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म जो है वो पंजाब, इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है अंडर किसान पैकेज। और इसके थ्रू वो ये चाह रहे हैं कि इस किसान पैकेज के थ्रू और कनेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम के थ्रू फार्मर्स को जो है एजुकेट करें कि किस तरह से वो डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं
अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ ऐसे एलिजिबल फार्मर्स में जो है स्मार्टफ़ोन्स जो हैं एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफ़ोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि वो जो है एक ऑनलाइन एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विस भी स्टार्ट की है, ताकि फार्मर्स जो हैं जितनी भी एग्रीकल्चर की न्यूज़ आ रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो उनको इन सारी न्यूज़ का टाइम बाय टाइम पता लगता रहे। कब कौन सा सोइंग सीज़न स्टार्ट होगा, कब हार्वेस्टिंग होगी, कौन सी सीड की वैरायटी बेहतर है, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो अपनी इरिगेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी ऐप्स डेवलप भी हो रही हैं और कुछ इनिशियल स्टेजेस भी हैं। तो ये कनेक्टेड एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पंजाब के थ्रू वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है और होपफुली ये जो है ये चीज़ ग्रेजुअली पूरे कंट्री में स्प्रेड होगी। उसके अलावा जो है जहाँ तक एग्रीकल्चर की इंश्योरेंस का ताल्लुक़ है, तो हमारी क्रॉप इंश्योरेंस और हमारी लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फ्लड आता है तो हमारी क्रॉप, हमारा लाइफ स्टॉक दोनों का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो किसान पैकेज के अंडर इस्लामिक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसको हम तकाफुल भी कहते हैं, और इसका फ़ेज़ 1, 2 एंड 3 जो है वो पंजाब में इम्प्लीमेंट हो चुका है और ग्रेजुअली ये चीज़ पूरे कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता जो है इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो इस तरह से फ़ाइनेंशियली भी कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स को ये अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने आप को सिक्योर करें, अपने प्रोडक्ट्स को सिक्योर करें। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्री एंड सब्सिडाइज एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो वाइडली अवेलेबल है पूरे कंट्री में थ्रू ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, टेलीनॉर बैंक, अखुवत फाउंडेशन। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर क्रेडिट ले सकते हैं और एग्रीकल्चर क्रेडिट के थ्रू जितने भी फार्म इनपुट्स हैं उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है ये कमर्शियल फार्मर के साथ साथ सब्सिस्टेंस फार्मर जो है उसको भी आसानी से दिया जाए, ताकि वो उसको यूटिलाइज़ करें और अपने एग्रीकल्चर का स्केल जो है वो स्मॉल स्केल से लेकर इसको ग्रेजुअली मीडियम टू लार्ज स्केल पर लेकर आएँ। इसके अलावा पंजाब में जो है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए एक हेल्पलाइन भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो कि बिल्कुल फ्री है और होपफुली पंजाब से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सिंध की तरफ भी आएगी और बाकी प्रोविंसेस में भी जाएगी, ताकि फार्मर्स अपनी किसी भी तरह की कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक्सपर्ट्स से पूछकर अपनी इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ पहले भी होती रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइफ स्टॉक की रजिस्ट्रेशन की जाए, क्योंकि जिस तरह से सेंसस होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसका भी सेंसस बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ स्टॉक की रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और टैगिंग जो है इस पर भी काम हो रहा है, ताकि जितनी भी हमारे पास लाइफ स्टॉक है, चाहे कैमल्स हों, गोट्स हों, शीप्स हों, वटेवर, वो किस कास्ट, उनकी क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या कलर है, वो किस वैरायटी के हैं, इसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो है हम प्रॉपर ब्रीडिंग करें, उनको मेंटेन करें। और जिस तरह से आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की लाइफ स्टॉक की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है अपनी लाइफ स्टॉक की क्वालिटी के लिए। इवन हम बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स बाज़ दफ़ा इंपोर्ट भी करते हैं और उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करके बेहतर ब्रीड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो लोकल ब्रीड है उसकी भी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, टैगिंग हो जाए, उसका सेंसस हमारे पास आ जाए, तो ये चीज़ बहुत हेल्प आउट कर सकती है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट जो है कलेक्टिवली ले रही है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी ले रही हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है। लेट्स होप कि आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करेगी और हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो है उसको इम्प्रूव करेंगे टुवर्ड्स आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे आप कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, और मैकेनाइजेशन का ऑपोजिट है मैनुअल। जो भी काम आप मैनुअली करेंगे वहाँ पे आप अपने हैंड्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपनी फ़िज़िकली अपनी आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन ह्यूमन एनर्जी की भी एक लिमिट होती है। तो अगर आप मैनुअली काम करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी फैमिली की पर्सनल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, आप इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रोल नहीं प्ले कर सकते। So in order to improve our agriculture sector, it is very important to go for mechanized agriculture activities. फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे हमारे डिफरेंट फार्म इनपुट्स हैं लाइक सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स,
फार्मिंग मशीनरी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, ये जितने भी इनपुट्स हैं अगर वो मैनुअल के बजाय अगर हम उसको मैकेनाइजेशन की तरफ ले जाएं और डिफरेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करें तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि काम की स्पीड बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं उसमें नंबर 1 है केमिकल टेक्नोलॉजी, लाइक यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स स्पेशली फॉर्मुलेटेड जो है। वैसे अगर कोई छोटा सा आपके पास फार्म हो तो वहाँ आप उसको इंसेक्ट से या पेस्ट से बचाने के लिए बहुत सारी लोकल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं जो कभी इफ़ेक्टिव होती हैं, कभी इफ़ेक्टिव नहीं भी होती हैं। लेकिन अगर बहुत एक्सटेंसिव आपका फार्म है तो है लोकल रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी, आपको वहाँ पे स्पेशली फॉर्मुलेटेड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या इस तरह के केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो जितनी आप टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट रखेंगे वहाँ पे आपकी क्रॉप जो है उतनी ही सेफ़ भी होगी। उसके अलावा हाइड्रल टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, ड्रिप इरिगेशन, डैम्स एंड बैराजेस एट्सेट्रा। अगर हम अपने प्रिमिटिव मेथड्स को देखें तो बहुत पहले जो है वो वेल्स यूज़ किए जाते थे या थोड़ा बहुत कैनाल इरिगेशन आपने यूज़ कर ली। लेकिन अब सिर्फ कैनाल इरिगेशन पे, इवन आप ट्यूबवेल पे भी बहुत ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें उस क्रॉप को फुल टाइम उसको एक अच्छा ग्रोथ देने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि फिर हमारे जो कल्टिवेशन का जो एरिया है वहाँ पे करीब में कोई डैम हो, बैराज हो और उसकी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम हो, ताकि हमारी क्रॉप को जो है टाइमली वाटर मिल सके। क्योंकि एक तो वाटर जो है नेचुरली जो है वो मिल जाता है हमें रेनफॉल की फॉर्म में, लेकिन जब रेनफॉल नहीं है या वेदर जो है, वेदर पैटर्न जो है इरेटिक हो चुका है, तो वहाँ पे मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ड्रिप इरिगेशन जो है इस पे भी काम हो रहा है। तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी हैं जो कि हाइड्रो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो वाटर रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है उसकी शॉर्टेज को हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में डैम्स पे काम होना चाहिए, कुछ काम हो भी रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में और क्या इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर 3 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। इट मींस एक्सटेंसिव फार्म मशीनरी, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप हैंड्स यूज़ करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, आउटपुट भी इतना नहीं होगा। तो हमारी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फार्म मशीनरी होती है, लाइक ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, सॉर्टिंग मशीन्स हैं। बल्कि बाज़ जगह पाकिस्तान में इस वक्त जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है बहुत सारी चीज़ों के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, पिकिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम की स्पीड अच्छी हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो इसके लिए जो है पाकिस्तान में लोकली कुछ मशीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ मशीन्स हम इंपोर्ट भी करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो है 50% सब्सिडी अनाउंस की है ऑन फार्म मशीनरी। तो इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी फार्मिंग को मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ लेकर जाना चाहिए। उसके अलावा जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और हाइब्रिड वैरायटीज़ और टेस्टेड एंड सर्टिफाइड सीड्स। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस पे बहुत काम कर रही है। पाकिस्तान में अच्छी वैरायटीज़ पे जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उस पर काफ़ी काम हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि अच्छी सीड्स डेवलप की जाएं, टेस्टेड सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएं ऑन कंसेशनल रेट्स फार्मर्स को, ताकि हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव करे, उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो और हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल कर सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब वक्त बहुत बदल चुका है। अब आप हमेशा आप एक ही जगह कन्फाइन हो के आप नहीं काम कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिज़नेस को ग्रो करें और सब्सिस्टेंस से निकल कर हम इतना काम करें कि हम कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ कैश भी अर्न कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग को फॉलो करें और उसके लिए हमें इन सारे मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हेल्प करती है, फार्मर को ख़ुद भी ग्रो करता है और हमारी इकॉनमी भी ग्रो करती है। और आखिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो कि मैं डिस्कस करने ही वाली थी वो है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हो सकता है आप ये सोचें कि भाई एग्रीकल्चर में आईसीटी कैसे यूज़ हो सकती है। आईसीटी इस तरह से यूज़ हो सकती है कि हम अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को जो है पूरा डॉक्यूमेंट करें विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कनेक्टेड एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पंजाब के थ्रू जो है
वेबसाइट्स बनाई गई हैं, ऐसी एग्रीकल्चर ऐप्स बनाई गई हैं जो कि फार्मर्स को दी गई हैं। फार्मर्स को स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उनके लिए हेल्पलाइन क्रिएट की गई है ताकि वो हर तरह की एडवाइस हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो उस वेबसाइट के थ्रू, उस यूट्यूब चैनल के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन रिसोर्स को जो है वो अवेल करें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी हो, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी हो, तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हों ताकि फार्मर्स जो हैं वो क्विकली उसको जो है एक्सेस कर सकें और उसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो अब तो इन मोबाइल फ़ोन्स हों, ये तो हर घर में पहुंच चुका है, किसके पास नहीं है मोबाइल फ़ोन्स। तो अगर ऐसी मोबाइल ऐप्स हम इंट्रोड्यूस करवाएं फार्मर्स के लिए, जिसमें उनके लिए ट्यूटोरियल्स हों, उनके लिए लेक्चर्स हों, उनके लिए अच्छी एडवाइस हो, उनके लिए कोई ऑनलाइन एडवाइजरी सर्विसेज हो, तो ये आईसीटी का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, जिसका इनिशियल पायलट प्रोग्राम जो है वो पंजाब में स्टार्ट हो भी चुका है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टुडेज़ वर्ल्ड और इनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें आपको कुछ यहाँ पे पिक्टोरियल्स नज़र आ रही हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया कि अगर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो हमारे एग्रीकल्चर पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जब हम मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकेनाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक हो। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो देन आपको वहाँ पे फिर जो है वो डेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। और डेट फाइनेंसिंग के लिए यूजुअली हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करते हैं फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो रेडली अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन जो है यूजली 1 ईयर के लिए होता है, मीडियम टर्म लोन जो है वो 1 ईयर to 3 ईयर्स के लिए होता है मैक्सिमम, एंड लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 5 ईयर एंड प्लस के लिए होता है, और उसका जो बार है वो कम से कम 5 ईयर्स का जो है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। अच्छा, ये लोन्स दिए क्यों जाते हैं? यूजली लोन्स जो हैं जो दिए जाते हैं उसमें ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फार्मर्स को जो है या तो सीड्स परचेज़ करनी होती हैं, फर्टिलाइज़र्स लेने होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, लाइफ स्टॉक की फ़ीड जो है वो परचेज़ करनी होती है, या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए रेंट पे करना होता है बाज़ दफ़ा, या लोन्स की रीपेमेंट करनी होती है, या लेबर को पे ऑफ करना होता है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स हैं, या फिर ये कि आपकी जो रिवर है उसके एम्बैंकमेंट्स की जो है कंस्ट्रक्शन है, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड है। अगर रिवर एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे आप लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं। तो ये सारे काम हैं जिसके लिए ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इन एग्रीकल्चर क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो आपके सामने हैं। नंबर 1 है टक्कावी लोन्स। टक्कावी लोन्स की जो हिस्ट्री है ये प्री पार्टीशन से पहले से स्टार्ट होती है, जब लोकल लेवल पे, बहुत ही डोमेस्टिक लेवल पे, आपकी कम्युनिटी लेवल पे जो है, जो आपकी स्टेट या आपकी गवर्नमेंट होती थी वो आपको लोन्स प्रोवाइड कर दी थी। टक्कावी लोन्स जो हैं इसीलिए हिस्टोरिकल बेसिस पे अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो इसका अब प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टक्कावी लोन्स अभी भी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो वो अपनी डिस्क्रिशन पे फार्मर्स को जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इसका मार्जिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस लोन्स के अगेंस्ट मार्केट में हमारे पास कमर्शियल बैंक्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। तो इसीलिए टक्कावी लोन्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड स्केल पे प्रैक्टिस हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन स्टार्ट टक्कावी लोन से ही हुआ था। एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट टक्कावी लोन से ही हुई थी। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स में जो हमारे बिग 5 कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें नंबर 1 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, एलाइड बैंक लिमिटेड। ये बिग 5 बैंक्स जो हैं ये स्पेशली हमारा जो एग्रीकल्चरल जोन है पंजाब में और सिंध में, वहाँ इनकी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है उसकी डिस्बर्समेंट करते हैं। तो इनके फील्ड ऑफिसर्स हैं, इनके फील्ड ऑफिसर्स हैं जो बाज़ दफ़ा डोर टू डोर विज़िट भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं और कोशिश करके उन फार्मर्स को लोकेट करते हैं जिनकी एग्रीकल्चर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट में जिस वक्त सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में वो ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड जो है, जिसका प्रीवियसली जिसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। ये बैंक काफ़ी काम कर रहा है, 400 प्लस से ज़्यादा इनकी ब्रांचेज़ हैं
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फार्मर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स में पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं जिसको अप्रोच किया जा सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। और नॉर्मली इस पे मार्कअप चार्ज किया जाता है और लैंड की सिक्योरिटी के अगेंस्ट या मॉर्गेज के अगेंस्ट या फिर हाइपोथिकेशन या प्लेज के अगेंस्ट जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट जो है फार्मिंग कम्युनिटी को लोन्स जो है वो दिए जाते हैं। अब एक चीज़ जो है यहाँ पे जो कि डिस्कस करनी थोड़ी सी ज़रूरी है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट के एवेन्यूज़ पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये इतना टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाता? उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली बैंकिंग चैनल्स को अप्रोच करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं और वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो एक एजुकेटेड फार्मिंग कम्युनिटी जो है उसको आसानी से पूरा कर लेती है और जो हमारी अनएजुकेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारा सबसिस्टेंस फार्मर है वो उन फॉर्मेलिटीज़ को इतना पूरा नहीं कर पाता, तो लोन की प्रोसेसिंग और डिसबर्समेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो टाइम होता है, जो पीक सीज़न होता है, जो आपका पीक सीज़न होता है जब आपको फार्म इनपुट्स चाहिए, उस वक्त वो लोन अगर नहीं ले पाता तो बाद में अगर लोन अप्रूव भी हो जाए, डिसबर्स भी हो जाए, तो उस फार्मर को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्रॉप जो होती है वो सीज़नल होती है और पीक सीज़न में जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्रेडिट की। तो एक तो ये कि बैंक्स का जो है लोन प्रोसेसिंग टाइम जो है इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। उसके अलावा उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारा जो सबसिस्टेंस फार्मर है जो कि वो इतना लिटरेट नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ में भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस ऑब्वियसली कोई भी बैंक विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आपको फाइनेंसिंग नहीं करेगा, तो बाज़ दफ़ा सबसिस्टेंस फार्मर के पास इतनी टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती जिसके अगेंस्ट वो अपने लोन सेंक्शन करवा सके या उसको डिसबर्स करवा सके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पे जो है इम्प्रूवमेंट की जो है गुंजाइश है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई अच्छा फार्मर है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, तो पर्सनल सिक्योरिटी या पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट भी शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी इसके लिए काम कर रहा है। तो होपफुली जो है लेट्स सी कि ये सेक्टर मज़ीद काम करे ताकि फार्मिंग इनपुट्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइस पे जो है हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को मिले और वो जो है वो मैकेनाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हों। In the end, thank you very much viewers for subscribing to this channel. I hope आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ एडिशनल रिकमेंडेड रिसोर्सेज हैं जिसको आप ज़रूर रेफ़र करें अपनी एडिशनल नॉलेज के लिए। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ पे हमारी कुछ टाइम लिमिटेशंस होती हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आप इन वेबसाइट्स को ज़रूर रेफ़र करें फॉर योर एडिशनल नॉलेज। थैंक यू वेरी मच। माई email address is given at the end of this slide. Do refer and give your feedback. Allah Hafiz.